मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों तक? यस सर, आवाज आ रही है, ठीक है। गुड मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट हो गया आप लोगों का? यस सर, ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट हो गया तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग अब। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या बातें किया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बातें किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? फील्ड वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और आपने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया। अब बात ये हो रहा है कि ईएम वेव कौन कौन से होते हैं। तो देखो, ईएम वेव के बारे में मैं बात करूं तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोला जाता है उसे। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है कि कई सारे वेव एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, कई सारे वेव। कई सारे वेव मतलब जैसा आपने सुना होगा कि एक्सरे कराने जा रहे हैं कभी, मान लो प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप क्या जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो तो बोलते हैं सर हमें एक्सरे कराना होता है। कई बार आप सुनते हो कि ये इंफ्रारेड कैमरा है। कई बार सुनते हो कि आप लोग सुनते हो कि गामा रेज है, आ रहा है। कई बार सुनते हो कि हाँ सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रहा है जो इसे डैमेज कर रहा होगा। ये सब सुना है ना कभी आप लोगों ने? ये सुन रखा है ना इस चीजों को आप लोगों ने कभी? तो अब वीडियो विजिबल है आप लोगों तक, आ रहा है वीडियो? ठीक है, स्क्रीन में नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रहा है मेरे कुछ। ठीक है, अभी ठीक है, आ रहा होगा मेरे पास, ठीक है। नहीं, स्क्रीन शेयर कर दिया है मैंने, देख लो। आ रहा है ना स्क्रीन शेयर, दिख रहा होगा। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा, देख लो, दिख रहा है ना? ठीक है, तो देखो ये बातें की थी हम लोगों ने। हम लोगों ने बातें कर रखा था। हम लोगों ने ये बातें कर रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो अब देखो कौन कौन सा वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो उस वेव के बारे में अगर मैं बात करूं जिसमें लाइट भी एक पार्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है। इन कौन कौन सा और वेव होता है? तो वेव को देखो इस तरीके से देखा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम होता है, कौन कौन सा होता है? तो ये होता है आर, याद करा रहा हूं, ठीक है, आर एम आई वी यू एक्स जी सी। अब ये है क्या सर? आर एम आई वी यू एक्स जी सी, ये है हमारे वेव, ये है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेडियो, सुना है ना, रेडियो, रेडियो वेव। एम का मतलब होता है माइक्रोवेव। आई का मतलब होता है इंफ्रारेड, इंफ्रावेव। वी का मतलब होता है विजिबल। विजिबल कहाँ देखेंगे? इस चैप्टर में देखेंगे हम लोग, जो भी रेज दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रहा है, कैसा रेज है? विजिबल। तो विजिबल के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, जो आज का लेक्चर है ऑप्टिक्स। इस विजिबल रेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे मेनली। ई का मतलब होता है अल्ट्रा, अल्ट्रा वायलेट हो गया। एक्स का मतलब एक्स है, ये एक्सरे है। एक्सरे, क्योंकि जब एक्सरे ढूंढा गया ना तब उनको पता ही नहीं था कि किस तरह का रेज है, तो उन्होंने एक्स बोल दिया था। तो नाम भी पड़ गया एक्सरे 1933 में। ठीक है। जी के बारे में बात किया जाए तो ये होता है गामा रेज। और सी का मतलब ये होता है कॉस्मिक रेज। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, गामा रेज, एक्स रेज, कॉस्मिक रेज। ठीक है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैंने बात किया था। तो मैंने बोला था कि इसी से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में बेसिक रिफ्लेक्शन वाले पार्ट्स को हम लोग आज बात डील करेंगे।
तो ये समझ में आ चुका है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट। तो अब हम लोग जो स्टडी करने वाले हो, किसकी स्टडी करने वाले हैं? विजिबल रेज की स्टडी करने वाले हैं। इसी विजिबल रेज की स्टडी को हम लोग आगे बात नाम देंगे। नाम क्या है हमारा? तो नाम है, यहाँ पर लिखना आप लोग आज का टॉपिक। यहाँ तक लिख चुके हो ना आप लोग? स्पेक्ट्रम लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो अब आज का टॉपिक है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी कौन सा ऑप्टिक्स? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, देखो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या हम लोग किन किन फिनोमेना के बारे में बात करते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन की बात की जाती है, रिफ्रैक्शन की बात की जाएगी, इसके बाद आगे जाओगे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इसके बाद प्रिज्म के बारे में बात की जाएंगे। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के साथ हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं, या समथिंग मान लो डिविएशन, डिस्पर्जन के बारे में बात की जाएगी। तो ये सब फिनोमेना को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं, वो कवर करने वाले हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा रिफ्लेक्शन रहेगा। जैसे आगे जाओगे आप लोग, नेक्स्ट लेक्चर में जाओगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ने वाले हो रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हो, और नेक्स्ट लेक्चर चले जाओ, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, और क्या पढ़ने वाले हो? तो पढ़ने वाले हो आप लोग डिस्पर्जन पढ़ने वाले हो। सुना है ना कभी वो बरसात के सीजन में होता है, कई बार रेनबो दिखाई दे देता है। क्यों दिखाई देता है? डिस्पर्जन का फिनोमेना होता है वहां पर भी। तो इन सब सारे से सारे टॉपिक्स को हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले, सब टॉपिक्स को इस टॉपिक में कवर करने वाले। तो आज के टॉपिक में आता हूं मैं। आज का टॉपिक है, लिखना आप लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टॉपिक है आज का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो टॉपिक आज का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखा है ना रिफ्लेक्शन? हर बार देखते आए हो, हर जगह देखते आए हो आप लोग रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। कहीं सामने खड़े हो मिरर के सामने, आप खुद को देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? रिफ्लेक्शन हो रहा है। नॉर्मली भी आप चलते हुए देखते हो, कहीं वाटर कहीं पर होगा तो वहां भी आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देने को मिलता है। सामने आपके ग्लास रखा हुआ है, मोबाइल में देख रहे होगे आप लोग, तो वहां भी देखते होगे तो थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन वहां भी आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होता है। तो बेसिकली हम लोग उस फिनोमेना को रीड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, ये रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को। तो लिखना आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लिखना डेफिनेशन इसका, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। जब लाइट बाउंस बैक कर जाए सेम मीडियम में, यानी अगर मान लो कि आपने क्या किया, एक टॉर्च लिया, या लेजर रेस देखा है, मेले वगैरह में जाते हो तो दिखता है आप लोगों को। लेजर रे का एग्जांपल दूंगा क्योंकि सीधा जाता है लेजर रेस, ठीक है, तो मैं लेजर रेस का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लो एक लेजर रेस दिया आपने, और इसके बाद आपने यहाँ पर इस तरीके से इसे इंसिडेंट करा दिया। सभी को समझ में आ गया? जैसे ही आपने इसे इंसिडेंट यहाँ कराया, ऑब्वियस सी बात है रेज कुछ तो यहाँ डिफ्लेक्ट करने वाला होगा। सरफेस कुछ ऐसा रहे, कोई जरूरी नहीं है, सरफेस रफ भी हो सकता है, जैसा भी चाहे वैसे सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आपने किसी सरफेस में लाइट को इंसिडेंट कराया और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, इसी फिनोमिना को देखो, ऊपर से आया था, मान लो कि ऊपर एयर रहा होगा या कोई भी मीडियम रहा होगा, यहाँ से आया वापस इसी मीडियम में चला गया, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोल रहे होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फिनोमिना का नाम समझ में आ गया, क्लियर हो चुका है आप लोगों को? ठीक है, सभी को समझ में आ चुका है यहाँ तक रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। वॉइस क्लियर है ना आप लोगों तक? आ रही ठीक से सब कुछ? आवाज वगैरह समझ में आ रहा है आप लोगों को भी? ठीक है, लिख लेना आप लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। रिफ्लेक्शन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। सिंपल सिंपल लॉज है, दोनों लॉज देखते हैं हम लोग। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मान लो किसी भी तरीके का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग कैसे बनता है? तो ग्लास है, ग्लास के पीछे आपने सिल्वर कलर कर दिया तो क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। ये भी कैसा काम कर रहा है? अगर थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो इमेज वगैरह बन सकता है, कभी कभी लाइट भी दिखाई देता है यहाँ पर। ये भी एक तरह से देखा जाए मिरर की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं हम लोग। या कोई भी सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करने का काम करता है, कोई भी सरफेस, किसी भी शेप का सरफेस। तो अगर रफ सरफेस इस तरीके से दे रखा है, मान लो कोई भी सरफेस है, अब यहाँ पर एक इस तरीके से आपने क्या लिया? नॉर्मल लिया। नॉर्मल क्या है? कोई लाइन है, कोई भी सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर कोई पेन को रख दिया समझ लो। अब अगर जैसे ही यहाँ से रेज आए,
इंसिडेंट किया तो आप क्या देखते हो कि ये रेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, समझ में आया ना क्या, जरा कमेंट करो। एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो पहला यही है एंगल ऑफ, अगर मैं बात करूं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, तो पहला लॉ ये है हमारा, पहला लॉ है आई इज इक्वल टू आर। नोट डाउन कर लेना, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही हमारा है पहला लॉ, आई इज इक्वल टू आर। समझ में आ गया पहला लॉ आप लोगों को। अब सेकेंड लॉ क्या है यहाँ पर, सेकेंड लॉ को कंटिन्यू करूं मैं, तो देखो सेकेंड लॉ ये है कि जरा सोचो कि मान लो कि लाइट ऐसे आया, आई तो बना रहा है, आई कहां से बना रहा है, तो आई इज फ्रॉम नॉर्मल, ध्यान रखना आई एंड आर कहां से मेजर करते हैं, तो लिख लेना आप लोग, मेजर फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से मेजर किया जाता है। नॉर्मल क्या रेस है, नहीं, नॉर्मल सरफेस के अलोंग एक एक्सिस है। समझ में आ गया। और दूसरा लॉ के बारे में बात किया जाए, जरा सोचो कि लाइट ऐसे आया, मान लो कि मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं मान लो मैं ऐसे बोलूंगा कि ये हमारा सरफेस है, सभी को समझ में आ रहा है, सरफेस दिख रहा होगा सरफेस थोड़ा बहुत। अब रेज आया ऐसे, अगर रेज ऐसे आया, ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा क्या, कभी भी, कभी नहीं करने वाला है। अगर रेज ऐसे आया तो इसी प्लेन में दोबारा जाने वाला है। समझ में आ गया, जिस प्लेन में आया उसी प्लेन में जाने वाला है। तो इसे हम लोग बोलेंगे, इसे यहाँ ये बोला जाएगा कि नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। यानी मैं ऐसा सेकंड लॉ की बात करूंगा मैं, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे, या स्टेटमेंट लिख लो आप लोग, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल रेज नहीं बोल रहा, नॉर्मल एक एक्सिस है, इसका ध्यान रखना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाई इन अ सेम प्लेन। तीनों के तीनों कैसे होते हैं, सेम प्लेन में लाई कर रहे होते हैं। तो ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो कितनों को समझ में आ गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, हैंड रेज करना या यस नो में जवाब देना। नहीं आया तो भी पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, मैं आपके चैट देख रहा हूँ। रामा जी ऐसे बोलो, क्लियर है, यस सर। ये कुछ लोग किसी को भी समझ नहीं आया पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आई इक्वल टू आर, ये कहानी आप लोगों को क्लियर हो गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसे बोला जाता है, फिर से पूछ रहा हूँ, किस तरह के सरफेस के लिए वैलिड है, प्लेन या सारे, तो आंसर क्या है बोलो, सारे तरीके के सरफेस के लिए ये वैलिड होता है। समझ में आता है यहाँ तक। अब ये तो समझ में आता है कि हाँ ये रिफ्लेक्शन का लॉ सभी जगह काम कर रहा होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सरफेसेस की, प्लेन है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है, रफ है या स्मूथ है, कैसे भी सरफेसेस रहे हमारे सामने, हर जगह ये आपका काम कर रहा होता है। अब स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं। स्पेशल केस कौन सा, कि किस तरीके रिफ्लेक्शन तो हर तरीके के सरफेस के साथ कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग दो तरह के सरफेस के साथ डील करेंगे यहाँ पर। वो कौन कौन से सरफेस है, तो देखो रिफ्लेक्शन दो तरह के सरफेस में देखेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे प्लेन रिफ्लेक्शन, देखेंगे प्लेन मिरर, यानी डायरेक्टली मतलब हम लोग किस तरह के मिरर को देखने वाले हैं, तो एक देखेंगे प्लेन मिरर को देखने वाले हैं। समझ में आ गया। प्लेन मिरर कहाँ देखा है आप लोगों ने, कभी देखा है प्लेन मिरर, कहाँ देखा है प्लेन मिरर, जरा बोलो। नॉर्मली जो घर पर हमेशा देखते आए हो आप लोग, क्या मेरे कौन सा मिरर है, वो प्लेन मिरर ही तो है। एक तो होगा मैं देखने वाले प्लेन मिरर को देखने वाले, इन लोग सेकंड देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, वो देखने वाले हम लोग स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो हमारा आज का पर्पस ये रहेगा, हमारा पर्पस रहेगा कि हम प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर में इमेज का डायग्राम अच्छे से बना पाए, हम उनके लोकेशन के बारे में आइडिया निकाल पाए कि उनका लोकेशन कौन सा होगा, या फिर बाकी उनके बीच के स्पीड के रिलेशन क्या होने वाला है, उसे यूज कर पाए, या बेसिक फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है। तो हम लोग आज के लेक्चर में यहाँ तक सीखने वाले हैं, जो डायरेक्टली आपको नीट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक से, वो है प्लेन मिरर। सेकंड उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले स्फेरिकल मिरर। लेकिन इससे पहले कि मैं टॉपिक में जाऊं, एक सिंपल सा डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड नहीं है, सभी अलग अलग फिनोमेना से रिलेटेड है। वो क्या है, तो वो है डेफिनेशन।
किसका डेफिनेशन, यहाँ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर बार मैं ये बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ कुछ डेफिनेशन अपने आप में कई सारी चीजों को क्लियर करता है, इसलिए डेफिनेशन को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहला डेफिनेशन है आपका ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, बोलो ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, कोई बोल सकता है क्या? आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो तो चैट में मैसेज कर सकते हो, किसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे हम लोग? हाँ बोलो, ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे हम लोग? रमानी जैसे थे, या फिर इधर बोलो राजलक्ष्मी। ऑब्जेक्ट किसे बोला जाए, बोलो ऑब्जेक्ट किसे बोला जाए? तो ठीक है, मैं ही बात करूंगा कि ऑब्जेक्ट के बारे में। देखो, विच हैव फिजिकल शेप एंड साइज। देखो अब क्वेश्चन है कि सर क्या फिजिकल शेप एंड साइज है तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। कितने लोग एग्री करते हैं इनकी बातों से, इस बात से मान रहे कि हाँ ये सही बोला जा रहा है, जिसका फिजिकल शेप एंड साइज कुछ रहे उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। फिजिकल फिजिकल का मतलब मटेरियलिस्टिक से है क्या आपका यहाँ पर? और हमारी एथिक्स मतलब कि जैसे कि मैं इसे ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो इस तरह के सब्जेक्ट की बात की जा रही है क्या? ये प्लास्टिक का बना हुआ है, शेप है, साइज है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में तो कई सारे प्रॉपर्टी है, किस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है वैसे? ठीक है, कुछ हद तक आप सही है। देखिए अगर अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी सॉलिड मटेरियल की तरह तो नहीं देख रहे हैं ना, सॉलिड मटेरियल की तरह आपके डेफिनेशन में? नो सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। इनका कहना है बिल्कुल सही, सही आंसर है कि जिनके पास कुछ ना कुछ शेप और साइज हो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन वो तो इमेज भी हो सकता है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा, इमेज कौन सा, इस डेफिनेशन के बेसिस पर? तो ठीक है, मैं बात करता हूँ, ठीक है। रियल इमेज, वो तो आप स्पेशल टाइप्स में आ रहे हैं, रियल कौन सा, वर्चुअल कौन सा। लेकिन देखो अब सही है, आप अपनी जगह सही सोच रहे हो। थोड़ा सा मैं आपकी बातों को और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि कैसे उसे कैटेगराइज करेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा, इमेज कौन सा। जैसे कि मान लो मैं ऐसा बात करता हूँ कि लेट्स सपोज, कभी देखा भी होगा आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कभी ना कभी आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कभी कभी आपको लगता है कि बहुत, मान लो के सामने कोई मॉल वगैरह में गए, बहुत बड़ा सा मिरर लग रखा है, या कई बार ऐसा देखने को मिलता है आप लोगों को। जैसे कि एक एग्जाम्पल जो हमेशा आप देखते हो, कभी सुना है आप लोगों ने कि सनसेट होने के 8 मिनट बाद भी हमें सन दिखाई देता रहता है? सुना है कभी आप लोगों ने इन चीजों को? कभी सुना है ना कभी भी सनसेट होने के, या सुना है 8 मिनट के बाद भी सुना है, दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि वहां से रेज चला होगा, वो रेज हमारी आंखों में आ रहा होगा, तो हमें हमें वहां से सन गायब भी हो गया, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि वो रेज आ रहा है, मतलब सन वहां पर अवेलेबल है, ऐसा फील होता है हमें। और कहाँ देखते हो? तो कभी शायद आप लोगों ने सैलून वगैरह में गए होंगे, हेयर सैलून में हेयर कट कराने के लिए, कभी देखा होगा यहाँ मिरर है, यहाँ मिरर है, मिरर के अंदर इमेज 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 बनता चला जाता है, देखा है कभी? ये तो देखा होगा आसपास में। मॉल का एग्जाम्पल छोड़ता हूँ मैं, क्योंकि सलून लगभग लगभग हर जगह अवेलेबल रहता है। हाँ सर, देखा है हम लोगों ने। तो देखो अब क्या होता है कि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, समझ में आया, मेरा इमेज सामने वाले मिरर पे बना। अब वो जो इमेज बन रहा होता है, वो इमेज इसके लिए कैसा काम करेगा, फिर से बोलो, इस वाले सरफेस के लिए फिर से कैसा काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो ऑब्जेक्ट यानी कहने का मतलब इस मिरर के लिए जब लगातार इमेज 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 बनता चला जा रहा है, तो इस मिरर के लिए अब वो जो मेरा इमेज, इससे इमेज बन रहा था, वो इमेज इमेज इसके लिए इमेज की तरह काम नहीं करेगा, इसके लिए कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट का एक सिंपल सा डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, और क्लियर करूंगा मैं अपनी बातों को, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि इमेज इमेज ये क्या हो रहा है। तो यहाँ ये हो रहा है कि जैसे मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। मान लो ऐसा सोचो कि बहुत बड़ा सा मिरर यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, और आप यहाँ खड़े हो, तो आपका इमेज कुछ ये बन रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट, आप खड़े हो, आपका इमेज ये बन रहा होगा। तो अब सामने वाला इंसान मान लो सिर्फ इसे देख रहा है, उसे क्या लगेगा, उसे लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ऐसे ही फील होगा ना उसे। यानी हमारी आंखों के लिए बात करोगे, आंख के अंदर भी लेंस होता है, कभी सुना होगा आप लोगों ने, तो हमारे आंखों के लिए तो ये ऑब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट के एक्चुअल डेफिनेशन के बारे में, तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन होता है इंटरसेक्शन ऑफ ए
इंसिडेंट रे। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है तो लिखो आप लोग, इंटरसेक्शन ऑफ ए इंसिडेंट रे। हम लोग इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से क्या मतलब है हमारा, जैसे कि मान लो कि मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, आपने देखा होगा कि मान लो रूम में लाइट ऑन है, रात के समय रूम में लाइट ऑन है, कहीं पर आपने ऑब्जेक्ट देखा, आप उसे देख पाते हो। क्यों देख पाते हो उससे जरा सोचा है आप लोगों ने, क्यों देख पाते हो जरा बोलो। ये मैं ही बात करता हूँ, क्यों देख पाते हैं कि मान लो कि मैं इसे देख पा रहा हूँ, इसे मैं देख पा रहा हूँ मान लो, तो क्यों देख पा रहा हूँ इसे, क्योंकि यहाँ पर लाइट गिरा, लाइट गिरने के बाद वो लाइट मेरी आंखों में गया, तो मैं इसे परसीव कर पा रहा हूँ कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है हमारा। तो बेसिकली किसी भी चीजों को देखने का रीजन आइदर खुद लाइट का सोर्स हो, या वहां पर लाइट गिरा, लाइट गिरने के बाद वहां से जो लाइट आ रहा है वो हमारे आंखों में जा रहा है, इस वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो देखने का रीजन सभी को समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि अगर मान लो कि यहाँ से रेज लाइट गिरा, लाइट गिरने के बाद लाइट हमारे आंखों में जा रहा है, ये आंख बना रखा है मैंने, ये कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, तो दिख रहा है ना सारे के सारे इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे क्या है हमारा, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। तो सभी को समझ में आ गया ऑब्जेक्ट का मतलब अब। ठीक है, सही बात है कि लाइट फॉल्स ऑन रेटिना, रेटिना में गिरता है, आंखों के अंदर रेटिना होता है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को हम लोग बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को सर नहीं बोलो क्या, मेरे ख्याल से पिछले क्वेश्चन आंसर कर रहे थे सर, नहीं समझ में आया। देखो बात ये है, नसीम आपने लेट ज्वाइन किया है क्या क्लास। देखो मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था, मैंने बोला कि एक कोई भी चीज है जिसे हम लोग देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा होगा, कहीं से भी लाइट आया होगा, इसे टकराया होगा, और टकराने के बाद लाइट हमारे आंखों में आया होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि देखो यहाँ पर एक मार्कर रख रखा है, पेन रख रखा है, तो आप बोलोगे यहाँ पेन रख रखा है हमने, पेन है, लाइट आया टकराया हमारे आंखों में गया, तभी तो देख पा रहे हो ना आप लोग। इसे कैसे देख पा रहे हो, लाइट आया टकराया और कैमरे के लेंस में गया, और वो अलग बात है, आपको आगे प्रोसीड कर दे रहा है, तो आप बोलोगे हमारे लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ये। तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन सिंपल सा ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या यहाँ समझ में आ गया क्या, नसीन आपका डाउट था क्लियर हो चुका है क्या, इंटरसेक्शन ऑफ ए इंसिडेंट रे का मतलब क्लियर है आपको, अब समझ में आ गया, ठीक है बहुत बढ़िया। और इमेज का क्या होता है डेफिनेशन, जैसे मान लो कि मैं ऐसा बोलूंगा कि ये इस तरीके से आया, टकराया टकराया टकराया, इस तरीके से कुछ रहा होगा। अब इसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि जो रेज आया कहीं पर कोई फिनोमेना हुआ होगा, कोई भी फिनोमेना हुआ होगा, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। तो उस फिनोमेना के बाद जो रेज टकराने या रिफ्रैक्शन के बाद, मतलब कि अगर मीडियम के पार हो जाए या किसी भी वजह से अगर मान लो वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं जाके मीट कर रहा है या अपीयर्स टू मीट है, ठीक है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, डायरेक्शन देखो, एरो एरो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जा रहा है या आ रहा है, दिख रहा है ना, आप आते हुए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, तो अगर मैं इसे ऑब्जेक्ट बोलूंगा तो इसे मैं क्या बोलने वाला हूँ, इमेज बोलने वाला हूँ। तो इमेज का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सा है, इमेज का मतलब होता है कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे या तो मीट करे या अपीयर्स टू मीट करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डिफरेंस कितनों को समझ में आ गया, हैंड रेज कर देना, या यस और नो में आंसर कर देना, नहीं आया तो नो लिख देना, समझ नहीं आया सर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। ठीक है बोलो, क्या ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट क्या इमेज क्या है। ऑब्जेक्ट जहां से रेज आ रहा है इंसिडेंट रे का, और इमेज का मतलब रेज जहां फाइनली मीट कर रहा है, फाइनली मीट कर रहा है प्रोसेस होने के बाद, और वो प्रोसेस रिफ्लेक्शन का हो, रिफ्लेक्शन का हो, डिस्पर्जन का हो, कोई भी हो। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये समझ में आ गया ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है। अब आगे बात करते हैं, वापस आते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। ऑब्जेक्ट और इमेज बेसिक क्लियर हो गया, तो हम लोग पहले रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में कौन सा रिफ्लेक्शन की बात करने वाले थे हम लोग, सबसे पहले बात करेंगे प्लेन रिफ्लेक्शन के बारे में। प्लेन रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्लेक्शन तो हो रहा है लेकिन कैसे सरफेस के साथ हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका, जरा बोलो कैसे सरफेस के साथ होगा,
और प्लेन सरफेसेस के साथ अगर कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन रिफ्लेक्शन, यानी प्लेन मिरर पढ़ने वाले बेसिकली देखा जाए तो। अब सबसे पहले जब भी मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूंगा ऑप्टिक्स में, हमेशा मैं रे डायग्राम पे फोकस करता हूँ। एक बार आपने रे डायग्राम बनाना सीख लिया तो समझ लो पूरा फंडामेंटल इस चैप्टर का सीख जाओगे आप लोग, फंडामेंटल जो भी रहने वाला है इस चैप्टर का। बाकी तो देखो फॉर्मूले हैं, ये आपको करना पड़ेगा फॉर्मूलेज वगैरह, क्योंकि नीट के पेपर में डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ये जरूर देखना है कि उस फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो अब मान लो मैं बोलूंगा ये प्लेन मिरर है, कुछ ऐसा कर रखा है, देखो इसका मतलब वो ये होता है कि मैंने एक ग्लास लिया और इस साइड सिल्वर कर दिया, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, तो ये साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो अब प्लेन मिरर में सबसे पहले हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीख रहे हैं कि सर यहाँ इमेज कैसे बनता है। तो इमेज बनाने का एक ही लॉ है, कौन सा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर मान लो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वही आप सैलून गए सामने खड़े हैं, मिरर के सामने खड़े हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, और इसी पॉइंट को जैसे कि मैं बोलूंगा इस पेन का डायग्राम बनाओ, तो एक पॉइंट या कई सारे पॉइंट, कई सारे पॉइंट, एंड पॉइंट कौन कौन सा, एक ऊपर का दूसरा नीचे का। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, एक सिंगल पॉइंट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं फिलहाल, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रेज गए होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज गए होंगे, जरा सोचो, अरे कहीं से भी एक पॉइंट से एक रेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज। लेकिन अगर मुझे इमेज बनाना है तो मुझे मिनिमम कितने रेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, जरा कमेंट करना, एक का, दो का, इंटरसेक्शन के लिए कितने की जरूरत पड़ती है रेज का, एक या दो, मिनिमम कितने की चाहिए होगी, दो, एक से काम नहीं होगा। फिर भी मैं बोल रहा हूं दो रेज मिलके इमेज का फॉर्मेशन नहीं करते। अलग बात है इनफाइनाइट में से कोई दो उठा लूं तो मेरा काम हो जाएगा, समझ में आ गया, इनफाइनाइट में से मैं किसी दो रे को उठा लूं तो हमारा काम हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। तो अब अगर मैं बोलूंगा यहां से एक रेज गया, यहां से एक रेज गया, यहां से एक रेज गया, यहां से एक रेज गया सीधा, ये गया, ये गया, ये गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज, एक रेज नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज गए, मुझे चाहिए कितने, दो चाहिए। कौन कौन सा दो उठाऊं, कोई भी दो उठा लेता हूं, तो देखो लेकिन ध्यान रखना, अब यहाँ पर तो हमें समझ में आ रहा है इंसिडेंट कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ये नॉर्मल है, अगर ये नॉर्मल है तो ये कैसा गया होगा, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट किया होगा। यहाँ पर बात करूं, ये नॉर्मल है, तो देखो ये एंगल आई रहा होगा, तो ये एंगल भी आई रहा होगा, आई इक्वल टू आर, तो आर को भी आई लिख दिया। अगर ये एंगल आई रहा होगा या आई डैश रहा होगा तो ये एंगल भी आई डैश रहा होगा, नाम अलग अलग दिया, जरूरी नहीं कि सब एंगल सेम रहे। एंगल ऑफ इंसिडेंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, जरा कमेंट करो, 0 डिग्री 90 डिग्री, इस वाली जगह पे बात कर रहे, बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, आंसर करो, नॉर्मल से मेजर करते हैं एंगल, 0 डिग्री, बहुत अच्छा, ठीक है, तो ये 0 डिग्री, कई लोग 90 कर देते हैं, तो इससे पहले ये गलती करो, मैं पहले रोक रहा हूँ, 90 नहीं होता है, कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, तो सीधा जाएगा तो सीधा आएगा। अब सारे के सारे रे को पीछे, अब देखो बात ये है, ये कुछ ऐसे आया, ये कुछ ऐसे आया, सोचो एक रे जा रहा है ऐसा, एक रे जा रहा है ऐसा, क्या कभी भी ये इस तरफ मीट करेंगे क्या, कभी भी ये दोनों रेज इस तरफ मिलेंगे क्या, इस तरफ तो नहीं मिलने वाले, तो कहाँ मिलेंगे। तो मैंने बोला है इमेज का डेफिनेशन में या तो रियल में मीट करे या अपीयर्स टू मीट करे, तो अपीयर्स टू मीट के लिए मैं क्या करूंगा, इसे पीछे एक्सटेंड करूंगा, इसे पीछे एक्सटेंड करूंगा, तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है रिफ्लेक्टेड रे का, उसे हम लोगों ने नाम दिया क्या, इमेज का नाम दिया। सभी को समझ में आ गया कि रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है प्लेन में। मैंने दो पकड़ा, आप 3 4 5 6 10 जितने भी चाहो उतने रे को पकड़ सकते हो, उसके साथ काम कर सकते हो, ठीक है, तो ये बन गया इमेज, क्लियर है। क्योंकि क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, इंटरसेक्शन कैसा हुआ है, अपीयर्स टू इंटरसेक्शन है, तो इस तरह का नाम भी होता है, इस तरह का नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, जरा कमेंट करो, इसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, यस सर, क्लियर है, बहुत अच्छा। तो इमेज का फॉर्मेशन समझ में आ गया आप लोगों को। अच्छा, अगर इमेज का फॉर्मेशन समझ में आ रहा है, जस्ट सोचो, थोड़ा सा डायग्राम को मैं और दोबारा बना दे रहा हूं, मैं देखो यहाँ साइड में बना दे रहा हूँ दोबारा, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा इमेज,
यहाँ से रेज ऐसे गया होगा, यहाँ से कुछ ऐसे गया होगा, एक्सटेंड करूंगा। जरा सोचना आप लोग कि देखो ये एंगल आई है, तो ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी आई है। दिख रहा है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। कितना दिखाई दे रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल? देखो ये आई, ये आई, ये भी आई है, ये भी आई है। तो देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। कभी क्लास 8 9th में ये प्रॉपर्टीज को आपने पढ़ा होगा। तो अगर ये टोटल 2 आई है, अब यहाँ आई है, तो ये भी आई है, पैरेलल है। देखो दो रेस पैरेलल है, तो ये भी आई हो गया। तो अगर ये डिस्टेंस को मैं डी बोलूंगा, तो इस डिस्टेंस को भी मैं क्या बोलने वाला हूँ? जरा कमेंट करो, डी बोलने वाला हूँ। सभी को समझ में आ गया इमेज? तो मिरर से बात किया जाए तो मिरर से ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस कैसे रहने वाला है? सेम रहने वाला है, लेकिन सेम साइड अपोजिट साइड, एक राइट तो दूसरा लेफ्ट। तो यह है इमेज फॉर्मेशन। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, लोकेशन क्लियर है? नोट डाउन कर लेना आप लोग। ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया इमेज, हो गया डी और डी। यानी आपको बार बार ये नहीं करना है कि पहले इंसिडेंट बनाए, फिर रिफ्लेक्टेड बनाए, फिर इमेज को लोकेट करे, नहीं जरूरत पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ, तो इमेज को लोकेट कर दो, डी है तो भी डी है। तो इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर क्लियर हो चुका है आप लोगों को? बढ़ जाऊं आगे? ठीक है, आगे बात करता हूं मैं। अब जैसे आंसर करना, ठीक है? क्या इसे सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी कि आप लोग आंसर करो? मान लो ऑब्जेक्ट है 10 मीटर में, बताओ इमेज कहाँ होगा? डायरेक्टली बोलो, बिना टाइम लगाए हुए बोलो, कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट है 10 मीटर में, इमेज कहाँ होगा? आंसर करो, इमेज कहाँ होगा? 10 मीटर बिहाइंड द मिरर। बहुत अच्छा, ये हो गया इमेज हो जाएगा 10 मीटर बिहाइंड द मिरर। यानी मैं ऐसा बोलूंगा, किसी को डाउट है क्या? अब क्या ऐसे बना भी सकते हैं? रे डायग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक रे गया होगा, इंसिडेंट किया होगा, इसके बाद ये ऐसा चला गया। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ? उल्टा काम कर रहा हूँ। पहले क्या किया था? रिफ्लेक्टेड रे बनाया, उसके बाद मैंने इमेज बनाया। लेकिन अब मुझे इमेज का लोकेशन पहले से पता है कहाँ बनने वाला है। 10 मीटर है तो 10 मीटर, तो मैंने पहले इमेज को दिखा देता हूँ, आसान हो जाता बनाने। ऐसा में ये ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया। सभी को समझ में आ गया ना इमेज का फॉर्मेशन? उल्टा भी किया तो 10 मीटर, 10 मीटर बिहाइंड द मिरर, तो सभी को समझ में आ रहा है? यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है? अच्छा एक आंसर करो, ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर। अगर मैं इसे 2 मीटर पीछे की ओर ले जाऊं, तो ये कितना जाएगा? जरा बताओ, ये किधर जाएगा? ऑब्जेक्ट को अगर मैं 2 मीटर इस तरफ ले जा रहा हूं, जरा बताओ इमेज किधर जाएगा? ऑब्जेक्ट को मैं 2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट ले जा रहा हूं, इमेज किधर जाएगा? 2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, 2 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। तो ये हो गया 2 मीटर टुवर्ड्स राइट। बहुत बढ़िया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको पता है मिरर के रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और जो इमेज का डिस्टेंस है, दोनों कैसा रहने वाला है? ओ डैश बोल देता हूँ इसे, नया पोजीशन है, इसे आई डैश बोल देता हूं मैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू मिरर अगर मैं बात करूं, किसके रिस्पेक्ट में? मिरर के रिस्पेक्ट में। तो मिरर के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं कि जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है, लेकिन फर्क इतना सा है कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। ये बातें आप लोगों को समझ में आता है क्या? क्लियर है? सेम होना चाहिए डिस्टेंस, बिल्कुल सही है, लेकिन डायरेक्शन कैसा? ऑपोजिट साइड में। तो आप लोग को ये बातें समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन कौन सा है और इमेज का लोकेशन कौन सा है? तो आगे बात करता हूं। तो ये 2 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन में आ रहा हूं मैं। इनडायरेक्टली मैं डिस्टेंस की ही बात करने वाला हूं, लेकिन इस बार डिस्टेंस पर सेकंड की बात करूंगा। मतलब किसमें बात करने वाला हूं मैं? स्पीड की बात करने वाला हूं। तो अगर मैं रिलेशन ऑफ स्पीड की बात करूंगा, देखो ठीक है, रिलेशन ऑफ स्पीड। अगर रिलेशन ऑफ स्पीड के बारे में अगर मैं बात करूंगा, जरा सोचना कि ये इस तरीके से आपने यहाँ पर मिरर को रखा। आंसर करना कि लेट सपोज मैं बोलूंगा कि ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है ऑब्जेक्ट। चलो बताओ इमेज तो यहाँ बनने वाला है, इमेज का डायरेक्शन बताओ क्या होगा? रेस्ट में ये बोलो, इमेज का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड किधर? 2 मीटर पर सेकेंड किधर? लेफ्ट या राइट? आंसर करो, लेफ्ट या राइट? बहुत बढ़िया। तो ये होगा 2 मीटर पर सेकेंड
लेफ्ट की ओर। कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को? सिंपल, मैंने टॉपिक का नाम लिखा है, क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। दिख रहा है ना क्वेश्चन? तो 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट होने वाला है। किसी को डाउट नहीं है? क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन दे दूं डायरेक्टली, ट्राई करोगे आप लोग, या फॉर्मूला लिखाऊं पहले? आप लोग जैसा बोलो, पहले फॉर्मूला लिखाऊं या डायरेक्टली क्वेश्चन दो? ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन दे दूं? ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन दे रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखाया है, फॉर्मूला बाद में लिखाऊंगा, ठीक है? अच्छा, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ लोग डायरेक्टली फॉर्मूला बोल रहे हैं, ज्यादा पसंद है फॉर्मूला। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो, मान लो मिरर है, मान लो मिरर है, ऑब्जेक्ट है, फिर से वही एग्जांपल लेता हूं मैं। ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट कितने से जा रहा है, जरा कमेंट करो। 2 मीटर पर सेकेंड से। और मान लो मिरर है, मिरर कितने से जा रहा है? तो मिरर मैं बोलूंगा कि लेट सपोज ये जा रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड से। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज, निकालो। हाँ सीन, फॉर्मूला दूंगा मैं, लेकिन एक बार ट्राई कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला ऐसा क्यों आ रहा है जैसे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोगों को? इस बार मिरर रेस्ट में नहीं है, मिरर भी चल रहा है, हो सकता है ना, कई बार देखने को मिलता है। सोचो कि ट्रक है, ट्रक के पीछे मिरर लगा हुआ है, आप उसके पीछे दौड़ रहे हो, ट्रक आगे दौड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात, मिरर भी दौड़ रहा है साथ साथ में। तो जो ग्राउंड में खड़ा इंसान होगा वो क्या देखेगा इमेज को? इमेज को कितने स्पीड से जाते हुए देखेगा, ये बताना है आपको। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट, 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट। लॉक करता हूं आप लोगों के आंसर को, 1 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स लेफ्ट कर दूं लॉक? कर दिया लॉक। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं बात कर लूं। अब देखो, मान लो, मान लो ऐसा बोलता हूं मैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस डी है, उस इंस्टेंट पर इस डिस्टेंस कितना है, डी। जरा बता सकते हो इमेज कहाँ बना होगा? कहाँ बना होगा इमेज, जरा बता दो, इमेज कहाँ बना होगा? अगर ये डी है तो इमेज कहाँ बना होगा? तो इमेज भी बना होगा, कुछ बना होगा, कहाँ पर बना होगा? तो इमेज बना होगा डी पर बना होगा। कितनों को समझ में आ गया? ये डी तो ये भी डी, किसी को डाउट नहीं है ना? डी है तो ये भी डी। अब 1 सेकेंड के बाद बात करूं, क्योंकि स्पीड का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड, कितना मीटर 1 सेकेंड में। तो अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूं तो ये कितना मीटर चल चुका है, बता सकते हो कितना मीटर चल चुका है? जरा बता दो कितना मीटर चल चुका है ये। तो ये कितना ट्रेवल कर चुका है? तो मान लेते हैं ये ट्रेवल करिए 2 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स ये ट्रेवल किया होगा 2 मीटर। 1 सेकेंड के बाद क्या ये रुका हुआ है, ये भी चल रहा है? तो आंसर ये भी चल रहा है। कितने से चल रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड बाद बात किया जाए तो ये नया पोजीशन ऑफ मिरर है, ये कितना रहा होगा? तो ये रहा होगा 1 मीटर। सही लिखा है ना 1 मीटर? कोई डाउट नहीं है ना? सभी को समझ में आ गया 1 मीटर? तो अब पुराने वाले डायग्राम को भूल जाओ, पुराने वाले को भूल जाओ, 1 सेकेंड के बाद वाले पे फोकस करते हैं। तो अब नया ऑब्जेक्ट का नए वाले मिरर से जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? जरा देखो, ये डी हो गया, ये 1 हो गया, d+1, और यहाँ पर इसी से सब्ट्रैक्ट करोगे, -2 से करोगे तो कितना हो गया? आंसर करो, d+2 -1। सही लिखा है ना? देख लो एक बार, देखो पहले से d था, यहां से क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, उल्टा कर दिया। ठीक है, देख लो एक बार, यहाँ पर देख लो, ये क्या रहने वाला है, यहाँ से d हो गया, और ये कितना हो गया, ये वाला 1 हो गया। तो d+1, ये वाला को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया, d+1 -2। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया? तो डिस्टेंस हो गया d-1 का। सही बनाया ना डिस्टेंस? किसी को डाउट है क्या? क्या नए वाला ऑब्जेक्ट का नए वाले मिरर से डिस्टेंस सभी को समझ में आ गया? कितना है? आंसर करो, d-1। नहीं, देखो, ये 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया होगा। कहाँ आया? तो पुराने वाले ऑब्जेक्ट से नए वाले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 मीटर रहा होगा। क्या मिरर रुका हुआ है? तो नहीं, मिरर भी ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया? तो मिरर 1 मीटर ट्रेवल किया। तो अब ये नए वाले ऑब्जेक्ट का नए वाले मिरर से डिस्टेंस की बात करूं तो वो कितना होने वाला है? वो होने वाला है d-1। देखो कैसे, ये टोटल d हो गया, ये 1 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का? d+1,
और इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना होगा d प्लस 1 माइनस 2 d माइनस 1। अब समझ में आ गया क्या? अरे बोल भी दो, समझ में आ गया या फिर? देखो ये d, ये 1 और ये 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो d प्लस 1 माइनस 2। यस सर, समझ में आ गया, d माइनस 1। अच्छा ऑब्जेक्ट यहाँ पर, अब सब कुछ को भूल जाओ, यहाँ से फोकस करो। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर इमेज, ऑब्जेक्ट नए वाले मिरर से, ऑब्जेक्ट नए वाले मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस है d माइनस 1। तो इमेज भी इसका कहाँ बन रहा होगा जरा कमेंट करो, यहाँ से कितने डिस्टेंस में बन रहा होगा जरा कमेंट करो, d माइनस 1। किसी को डाउट है क्या? अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस d माइनस 1 तो इमेज का डिस्टेंस भी d माइनस 1 रहा होगा। अब यहाँ से d माइनस 1 मेजर करके देखते हैं। देखो ये डिस्टेंस d हो गया, ये 1 हो गया, मतलब ये डिस्टेंस कितना होने वाला बता दो, जो पुराने इमेज का डिस्टेंस है कितना होने वाला, आंसर करो, d माइनस 1। दिख रहा है ना आप लोग को d माइनस 1 होता हुआ, क्लियर हो चुका है d माइनस 1 तक। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस d है, इसे 1 से सब्ट्रैक्ट किया गया तो ये डिस्टेंस कितना है, देखो d माइनस 1 आ रहा है। दिखा क्या d माइनस 1 आप लोगों को? क्लियर है? नसरीन बोलो, डाउट था क्लियर हो गया? रामजी सर समझ में आ गया कि आपको भी d माइनस 1 है? अब पहले भी ये यहाँ पर था, फाइनली भी ये यहाँ पर था, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना रहा होगा, आंसर करो, 0। तो आंसर -1 नहीं है, आंसर 0। यानी कोई ग्राउंड का इंसान होगा, उसे नजर आएगा कि इमेज तो रुका हुआ है, इमेज मूव कर ही नहीं रहा है। समझ में आ गया क्या? तीनों क्लियर हो चुका है? हैंडल करना या डाउट है तो पूछ लो, या समझ में आ गया तो यस सर नो सर किसी में रिप्लाई कर देना। सोचो, ये फाइनल इमेज बनाया हम लोगों ने, फाइनल इमेज d माइनस 1 पर था, तो ये भी d माइनस 1 पर है, दिख रहा है ना? इनिशियली भी d माइनस 1 पर था। यस सर क्लियर है? ठीक, तो इनिशियली भी d माइनस 1 पर था, तो ऑब्वियसली बात इमेज कैसा है, रुका हुआ है। तो मजेदार है, कोई टॉपिक काफी ज्यादा लॉजिक लगाने वाला टॉपिक है। हालांकि फॉर्मूले से भी काम करेंगे हम लोग, फॉर्मूले को यूज करूंगा मैं कुछ देर बाद में, कुछ देर बाद के मतलब फॉर्मूले भी दूंगा मैं, फॉर्मूले में डायरेक्टली दिखाई देता है हमें जीरो स्पीड। तो क्या अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से काम करना है, 1 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है? यस सर क्लियर है, तो बढ़ जाऊंगा आगे, दे दूं फॉर्मूला इसके लिए डायरेक्टली अब? हाँ बोलो, फॉर्मूला डायरेक्टली दे दूं? ठीक है, तो फॉर्मूला मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ, एक बार फॉर्मूले में लगा कर भी देखना आप लोग। ये समझाया, सभी को समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नोट्स आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? सो सेव तो हो रहा है ना नेट से, देखने दो एक बार, ठीक है सेव हो रहा है। अब क्लियर है सर, बढ़ जाऊं? ठीक है, तो अब फॉर्मूला के बारे में अगर मैं बात करूं कि सर सीधे कोई फॉर्मूला डायरेक्टली है क्या, तो आंसर है हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला डायरेक्टली भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? डेरिवेशन में ज्यादा जा नहीं रहा हूँ, अदरवाइज हम लोग टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे आज का, काफी तो लॉजिक में समझाया, वही डेरिवेशन था इनडायरेक्टली जो आपने यहाँ किया। सभी को समझ में आ गया ना? मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड पे बात कर लिया। तो अब हालांकि हमने क्वेश्चन के फॉर्म में कर लिया उस काम को। तो अब मान लो कि मैं बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा मिरर है, और ऑब्वियसली बात यहाँ पर कहीं इमेज भी रहा होगा, ये इमेज है। तो क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर ये मान लो VO से चल रहा है, सब कुछ को मैं पॉजिटिव मान के काम कर रहा हूँ, समझ में आया? सब कुछ को पॉजिटिव मान के काम कर रहा हूँ, बस इसका ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में जो आप वैल्यू रखोगे कैसे रखोगे, विथ साइन, साइन के साथ रखना है। तो अगर मान लो VO से जा रहा है, मिरर भी जा रहा है, कितने से जा रहा है मिरर, VM से जा रहा है, इमेज भी जा रहा है, कितने से इमेज जा रहा है, इमेज मान लो VI से जा रहा है। सब कुछ को मैंने पॉजिटिव माना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखने के लिए आपको साइन के साथ क्वेश्चन में रखना है, आंसर भी आ जाएगा साइन के साथ। समझ में आ गया? तो देखो, तो क्या होता है VM का फॉर्मूला, तो देखो VM का फॉर्मूला होता है, लिख लेना, VM इक्वल टू VO प्लस VI डिवाइड बाई 2। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसके साथ में कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि ये कौन सा वेलोसिटी है, तो परपेंडिकुलर टू द मिरर वाला स्पीड। सोचो कि मिरर यहाँ पर है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा होगा क्या कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा हूँ मिरर के पैरेलल, मेरा इमेज उधर जा रहा है? ऐसा कभी होगा क्या? सोचो कि आप मिरर के पैरेलल चल रहे हो तो आपका इमेज पीछे छूट गया हो, तो यहाँ वो भी साथ साथ चल रहा होगा, सोचो वो तो साथ साथ ही चल रहा होगा। तो ये जो हमने जो बात किया है, ऑपोजिट चलता है, कब चलता है ऑपोजिट, जब मैं इधर जाऊंगा तो मेरा इमेज इधर आ रहा होगा। मान लो सामने मिरर है, मैं उधर जाऊंगा तो मेरा इमेज इधर आ रहा होगा। वो परपेंडिकुलर वाले के लिए बात की जाती है, पैरेलल की तो सोचना ही नहीं है।
जितने से मैं चलूंगा उतने से मेरा इमेज भी चलेगा पैरेलल में। तो क्या समझ में आया ना कौन सा कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है। तो Vm के बारे में बात किया जाए तो Vm इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो Vm इक्वल टू VO प्लस VI/2। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैसा रखना है, जरा कमेंट करो। along with साइन, समझ में आ गया? दूसरा लिख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट, along with साइन, along with साइन। तो ये फॉर्मूला है Vm इक्वल टू VO प्लस VI डिवाइड बाई 2। क्लियर है? तीनों को फॉर्मूला समझ में आ गया, यूज कर सकते हो, हैंड रेस करना या फिर मुझे बता दो यहाँ पर चैट में, हाँ सर कर सकते हैं। क्या पिछले क्वेश्चन में ट्राई करके देखो क्या जीरो आ रहा है क्या? इस बार ट्राई करो, कोई बात नहीं, पहली बार -1 किया, एक बार ट्राई करो, आंसर बताओ आ रहा है क्या पिछले वाले में? जिनका आंसर आ गया है बता दो हाँ सर यस सर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ आपके चैट को, आपके चैट को मैं रीड कर रहा हूँ। तो अगर किसी पिछले वाले में अप्लाई करके देखो जिनका 1 मीटर पर सेकंड आया था। रामाजी एसएस नसीन बोलो, आ रहा है क्या 1 मीटर पर सेकंड जिनका आया था? देखो फॉर्मूले में अप्लाई करके देखो, आ रहा है आंसर जीरो। पिछले वाले में अप्लाई करो, यस सर आ रहा है। तो देखो मैं भी बात करूं फॉर्मूले के बारे में, Vm इक्वल टू VO प्लस VI/2 हमें पता है फॉर्मूला। अब अगर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, पिछले वाले में अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो क्या क्या दिया था, 2 और 1 दे रखा था ना, ठीक है। देखो यहाँ भी अप्लाई करता हूँ। मान लो ऑब्जेक्ट है 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, हमें निकालना था VI निकालना था। फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर्मूला क्या था? तो Vm इक्वल टू VO प्लस VI/2। Vm का वैल्यू +1, राइट के डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव बोल रखा है, सब कुछ साइन के साथ रखेंगे, आंसर भी साइन के साथ में आएगा। तो Vm का वैल्यू हो गया 1 इक्वल टू VO का वैल्यू +2 प्लस VI/2। तो यहाँ से VI का वैल्यू कितना आ गया? देखो आंसर आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। मान लो आंसर किसी भी वजह से स्पीड वगैरह को चेंज करता, -2 मीटर पर सेकेंड आता, दैट मीन्स ऑपोजिट आ रहा है। -5 मीटर पर सेकेंड आता मतलब इधर आ रहा है। 10 मीटर पर सेकेंड प्लस में आता मतलब इधर जा रहा है। तो साइन के साथ रखोगे आंसर भी साइन के साथ आएगा। तो समझ में आ चुका है अब आप लोगों को? क्लियर है? बढ़ जाऊं स्पीड ऑफ इमेज के आगे, मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब आगे क्लियर है तो आगे देखो, नेक्स्ट है आपके लिए, लिखो नेक्स्ट। ये टॉपिक समझ में आया, स्पीड ऑफ इमेज क्या होता है? देखो रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर। ऑप्टिक्स में कैसे पहला क्लास है ना आज आप लोगों का शायद, रोटेशन ऑफ मिरर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन की तरह डायरेक्टली बात करता हूँ रोटेशन ऑफ मिरर के बारे में, कि अगर कोई रेज यहाँ इंसिडेंट किया, ये रेज इंसिडेंट किया, ये एंगल लेट सपोज थीटा है, तो ऑब्वियस बात रिफ्लेक्टेड रे भी कुछ ऐसे ही रहा होगा। रिफ्लेक्टेड रे भी कितना रहा होगा? आंसर करो, या आई है बोल देता हूँ, थीटा ना बोल के आई बोल देता हूँ। मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर आई रहा होगा, तो ये भी आई रहा होगा। अब कई बार देखा भी होगा, मान लो कि आपने हाथ में घड़ी पहन रखा है, सनलाइट आ रहा होगा, अपने हाथ को आप रोटेट कराओगे तो सन तो रोटेट करेगा नहीं, सन जहां है वही रहने वाला है। लेकिन अब अपने हाथ को आप रोटेट कराओगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? देखा है ना कभी खिड़की के आसपास कोई बैठता होगा तो उससे ज्यादा दिमाग में आता होगा कि हाँ देख रहे होगे सन आ रहा होगा, वहां सनलाइट आ रहा होगा, थोड़ा सा हाथ को घुमाओगे तो आपका जो रिफ्लेक्शन है रूफ में जा रहा होता है। देखा है कभी आप लोगों ने? देखा है कभी? तो अगर आप अपने हाथ को घुमाओगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? मिरर को घुमाने का काम कर रहे हो। समझ में आया? इंसिडेंट रे तो वही है जैसे था पहले, आप किसे घुमा रहे हो? मिरर को घुमाने का काम कर रहे हो। ऑब्वियस बात, हाथ को घुमाएंगे तो जो रिफ्लेक्शन है वो भी दूर जाता है, कभी कभी देखना आप लोग अप्लाई करना इसे। तो अब अगर ये मिरर है, रोटेशन ऑफ मिरर का मतलब ये हुआ कि अगर मैं डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो अगर मैं मिरर को थीटा घुमाऊं, कैसे घुमाऊं? थीटा। मान लो कि मिरर को मैंने ऐसे घुमाया, मिरर को ऐसे घुमाया मतलब वही वॉच है, वॉच था, वॉच को मैंने ऐसे घुमाया। अब वॉच को तो घुमाया तो ऑब्वियस बात है, वॉच घुमाऊंगा तो इंसिडेंट रे तो चेंज होगा नहीं, लेकिन इंसिडेंट एंगल चेंज हो गया हमारा। अगर इंसिडेंट एंगल चेंज हो गया तो अगर मैं ये ऐसे घुमाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे जाने वाला है, ऑब्वियस सी बात है।
ये आया ऐसे, अब ये ऐसे जाने वाला है रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर मैं, इंफॉर्मेशन यही है कि अगर मैं इसे थीटा घुमाऊं, समझ में आया, अगर मैं मिरर को थीटा घुमाऊंगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे ये कितना रोटेट करेगा, तो ये 2 थीटा रोटेट करेगा। लिख लो, इसे नोट डाउन कर लेना। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा, if mirror is rotated by an angle theta, then reflected ray rotated by 2 theta। समझ में आ चुका है आप लोगों को? मिरर को थीटा घुमाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमने वाला है। इन सेम सेंस, सेम सेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर इसे मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये भी क्लॉकवाइज होने वाला है। तो नोट डाउन कर लेना, इफ वी रोटेट अ मिरर बाय थीटा, मिरर को अगर मैं रोटेट कराऊंगा, कितने से रोटेट कराया, बाय थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे की बात करूं मैं, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, तो वो भी रोटेट करेगा, कितना रोटेट करेगा, 2 थीटा इन सेम सेंस। देखो इसका बनाने का मतलब क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये समझ में आ चुका है आप लोगों को? तो मिरर था, तो मिरर के आप लोगों को क्लियर हो चुका है, प्लेन मिरर की कहानी सभी को समझ में आता है। इमेज का फॉर्मेशन हर कोई कर सकता है, स्पीड के बारे में हर कोई बात कर सकता है ना मिरर में। ठीक है, तो देखो आगे बात करता हूं मैं आगे। अब ये तो समझ में आता है सर कि प्लेन मिरर होगा तो ऐसे होने वाला है, स्फेरिकल होगा तो क्या होगा, क्या वहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड नहीं रह जाएगा क्या? तो आंसर है बिल्कुल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहेगा वहां पर भी, ऐसा नहीं कि इनवैलिड हो जाएगा, वो वहां भी वैलिड रहने वाला है। क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करूं तो हमें पता है कि वो सारे तरीके के सरफेस के लिए वैलिड है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर देखो, तो रोटेशन ऑफ मिरर समझ में आ गया, स्पीड ऑफ इमेज के बारे में सभी को समझ में आ चुका है। बढ़ जाऊं आगे? ठीक है, किसी को डाउट रहा होगा रुक जाना और स्लो डाउन हो जाऊंगा, पूछ सकते हो डाउट अगर कुछ आ रहे हो आपके दिमाग में। तो देखो स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि कोई स्फेयर हो हमारे सामने, आपने स्फेयर को पॉलिश कर दिया, अगर स्फेयर को पॉलिश कर दिया और वहां से एक टुकड़ा को निकाल लिया, कभी जेम्स की गोली, शायद आप लोग कभी होता है टॉफी वगैरह खाते हो आप लोग बाहर, तो जेम्स का डब्बा कभी देखा है, ढक्कन कभी खोल के देखा है क्या आप लोगों ने जेम्स का? नहीं देखा लगता है, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ मैं। आपने देखा होगा, स्पून देखा होगा, जो चम्मच घर पर यूज करते हैं, बेसिकली वो क्या होता है, कर्व जैसा होता है, एक लाइन होता है, एक सरफेस होता है, सरफेस होता है। तो सरफेस के अगर आप दूसरे साइड पॉलिश कर दो या अंदर की साइड पॉलिश कर दो, वो भी तो इमेज की तरह ही, वो भी एक सरफेस की तरह, मिरर की तरह ट्रीट होता है। देखना कभी, कभी चम्मच को ऐसे पकड़ के देखना, उसे पलट कर देखना, तो दोनों के दोनों काम कर रहा होता है। तो हम लोग उसी तरीके की इमेज की बात कर रहे हैं। तो अब मान लो कि कोई स्फीयर है, ठीक है, कोई स्फीयर है, इस स्फीयर का एक सेंटर है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं ओ, बोल रहे हो सेंटर को। अब अगर आपने ये साइड को यहाँ पर क्या किया, पॉलिश कर दिया, पीछे साइड को, तो ये अंदर का साइड है वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन का काम करेगा। तो इस तरह के मिरर को हम लोग बोलने वाले स्फीयर है। याद रखना ये क्या है, सर्कल नहीं है, ये क्या है, स्फीयर है। स्फीयर के इस पार्ट को अगर आपने पॉलिश कर दिया तो अंदर का सरफेस है वो कैसे काम करेगा, कॉनकेव की तरह काम करेगा। इस तरह के मिरर का नाम क्या होता है, कॉनकेव मिरर। सभी को समझ में आ गया? अरे बोलो, सभी को समझ में आ गया ना, कॉनकेव मिरर बोला जाता है उससे। लेकिन अगर आपने मान लिया जाए कि ये सरफेस को पॉलिश कर दिया और ये साइड से लाइट लगा रहे हो, तो ये जो सरफेस है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स सरफेस है वो। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, यानी मिरर क्या है, मिरर स्फेयर नहीं है, मिरर है स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट। यानी आपने स्फेयर था, स्फेयर से एक पार्ट को, कोई भी स्फेयर का बड़ा सा स्फेयर था, आपने पॉलिश कर रखा है अंदर या बाहर, और टुकड़े को निकाल दिया, तो जो छोटा सा टुकड़ा निकाला गया है ना, उसे हम लोग बोलते हैं मिरर। ठीक है, आप देखना स्फेयर का शेप नहीं होता है, जो चम्मच जो आप यूज करते हो घर पे, स्फेयर होता है क्या पूरा, या लगभग स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेयर का पार्ट होता है। तो मिरर इज बेसिकली द पार्ट ऑफ स्फेयर। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, कॉनकेव किसे बोला गया, कॉन्वेक्स किसे बोला गया, और जिस स्फेयर का वो पार्ट होता है उसके रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस भी स्फेयर का पार्ट होता है उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और इस मिरर के सेंटर और इसे अगर मैं ज्वाइन कर दूं,
इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन दे रहा हूं पहले। तो ये इस रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, और इसके हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोला जाता है, या ये जो सेंटर है, इस सेंटर का भी नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर है? तो आंसर है जिस भी स्फीयर का मिरर पार्ट होगा, जिस स्फीयर का मिरर पार्ट होगा उसके सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर नोट डाउन कर लेना इसे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, क्लियर हो चुका है? नोट डाउन कर लेना, प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोला गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे बोला गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोला गया, और जो मिरर आपने लिया है इसका जो सेंटर है, ये सेंटर है, इसे हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, इसका नाम होता है पोल, पी से नोट किया जाता है पोल। ठीक है, तो ये बेसिक आप लोगों को समझ में अगर आया हो तो देखो यहाँ पर भी आसान है। आसान क्या है, एक बार आपने रे डायग्राम सीख लिया उसके बाद तो सिंपल फॉर्मूले अप्लाई करने जैसी कहानी होती है यहाँ पर, और बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे होते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। अब मैं बात करूं यहाँ पर कैसे इमेज फॉर्मेशन किया जाए, तो टॉपिक जैसे प्लेन मिरर स्टार्ट किया, प्लेन मिरर में बात किया हम लोगों ने, वैसे यहाँ भी बातें करने वाला हूं मैं। तो लिखना आप लोग इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात की जाए करूंगा, तो यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में ही बात किया जाएगा। फिर भी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की बात करूं तो आपको पता है एक ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जा रहे होते हैं, लेकिन इमेज बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे रेज? फिर से पूछ रहा हूँ, बोलो कितने रेज चाहिए होंगे इमेज बनाने के लिए मिनिमम? हाँ आंसर बोलो, मिनिमम कितने चाहिए होंगे इमेज बनाने के लिए? मिनिमम कितने चाहिए होंगे बोलो? एक चाहिए, दो चाहिए, कितने चाहिए? तीन चाहिए? मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। मिनिमम कितने रेज में दे दूं कि आपका इमेज बन जाएगा? दो। बहुत बढ़िया। तो देखो अब अगर रे डायग्राम के बारे में बात किया जाए तो दो तीन रे डायग्राम बता देता हूं मैं, उससे पूरा काम आपका हो जाने वाला है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात, अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, मान लो कुछ इस तरीके से, ये हमारा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉनकेव मिरर दे रखा है। अब अगर मैं बोलूंगा कि देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है मतलब ऑब्जेक्ट के दोनों, ये ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है। देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ पर रहा होगा। तो कौन से दो पॉइंट के बारे में सोचूं तो पूरा इमेज बन जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे सर एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। नीचे वाला तो देखो ऑप्टिकल एक्सिस में ही बनने वाला है, लेकिन अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा, ऊपर वाले के बारे में, तो ऊपर वाले से सिर्फ एक रेज नहीं जा रहा होगा, ऊपर वाले से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जा रहा होगा। एक रेज ऐसे भी गया होगा, एक 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 ऐसे गया होगा, एक ऐसे गया होगा। दिख रहा है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जा रहे हैं यहाँ से, एक रेज नहीं निकल रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज यहाँ से निकल रहा है। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज दे रहा है तो क्या हमें इनफाइनाइट के बारे में आइडिया होना चाहिए? तो आंसर है नहीं। इनमें से कोई भी दो रेज के बारे में आइडिया लग जाए तो हम इमेज बना पाएंगे। तो बेसिकली हम लोग वही सीखने वाले कि उस रेज के बारे में नहीं, हम कुछ स्पेशल रेज के बारे में बात करने वाले हैं। अब मे भी ऐसे आया तो हो सकता है कि ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया होगा, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया होगा, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया होगा, ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया होगा, ये कुछ ऐसे किया होगा, ये कुछ ऐसे किया होगा, ये कुछ ऐसे किया होगा। तो देखो ये इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा इस तरीके से आ गया, कोई बात नहीं, हटा देता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन कर रहा होगा मे बी, यानी एक रेज नहीं, यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज मिलकर यहाँ पर इमेज का बना रहे हैं। लेकिन मुझे पूरे इंफिनिटी से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ दो का रिक्वायरमेंट है। अगर दो मिल जाए हमारे सामने तो समझ लो कि हम लोग यहाँ पर काम कर पाएंगे। समझ में आ गया कि कैसे बनने वाला इमेज? अब हमें कोई दो चाहिए, तो दो कैसे निकाले सर? दो के बारे में क्या हमें पता चल सकता है? तो बिल्कुल आंसर है हाँ, हमें पता चल सकता है। तो यही हमारा टॉपिक है सम स्पेशल रेज, यानी इनफाइनाइट रेज नहीं, मुझे कुछ स्पेशल रेज के बारे में आइडिया लग जाए तो हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, और हर जगह पे मैं बात करूंगा तो आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर तो हो ही रहा होगा, हर जगह पर हो रहा होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं स्पेशल रेज के बारे में, हर एक रेज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पेशल रेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो सम स्पेशल रेज, सबसे पहला स्पेशल रेज है पैरेलल रेज। कि अगर मैं ऐसा बोलूं
कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, दोनों के लिए एक ही साथ सिखाऊंगा मैं, कॉनकेव के लिए भी सिखाऊंगा, कॉन्वेक्स के लिए भी सिखाऊंगा, फिर एक रे डायग्राम बना के हम लोग देख लेंगे, कोई भी एक बनाकर देख लेंगे, अपने आप काम हो जाएगा बाकी का। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रेज गया पैरेलल, तो मैं बताना चाहूंगा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पर होता है? आर पर होता है। तो अगर ये यहां से गया तो जो रेज यहाँ पर जाता है वो डिस्टेंस क्या होता है? जहां प्रिंसिपल एक्सिस से मीट किया तो ये डिस्टेंस होता है r डिवाइड बाई 2। इसका नाम होता है इसका फोकस। ठीक है, फोकस। और इस r बाई 2 को क्या बोलेंगे? तो इस r बाई 2 को बोलेंगे हम लोग फोकल लेंथ। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसे कि if rays goes parallel to the principal axis then it meets at a distance of r by 2। ठीक है, या फिर और बोल रहा हूं, और मतलब ये कॉन्केव मिरर का केस था, यानी कहानी सिंपल सा है, if rays goes parallel to the principal axis then it meet or appears to meet at a distance at a focal length at a focus। कितने डिस्टेंस पे? at distance of r by 2। या फिर ऐसा सोचो, एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक रेज ऐसे आया, ऑब्वियस सी बात, रेज ऐसे आया तो मिरर को तो क्रॉस करेगा नहीं, वो क्या करेगा ये? तो ये बोलेगा कि नहीं सर मैं रिफ्लेक्ट कर जाऊंगा। देखो रिफ्लेक्ट किया, अब ऑब्वियस सी बात है उधर तो जा नहीं रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से तो ऐसे मीट करेगा नहीं, तो इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा हो गया फोकल। कितना होगा फोकल का लेंथ? r by 2। तो क्या सभी को समझ में आ चुका है? हाँ बोलो, क्लियर हो चुका है पहला रे डायग्राम? यस सर, ठीक है। तो ये पहला था, पहला स्पेशल रेज था। कोई और एक देख लेते हैं, कोई भी दो देखेंगे काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला समझ में आ गया पहला। दूसरा देखो, दूसरा दूसरा स्पेशल रेज के बारे में बात करते हैं। बेसिकली तीन देखेंगे, ठीक है, तीन चार जैसा भी देख सकते हैं, लेकिन देख लो एक बार। अब अगर मैं बोलूंगा कि ये हमारे इस तरीके से है, अब अगर ये रेज है, उल्टा करते हैं इस बार का। जरा सोचो कि एक इस तरीके से था, आपने यहां से लाइट गिराया तो लाइट आया ऐसा। अब अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं, मान लो कि सामने मिरर है, आप अपने दोस्त को मिरर में देख रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका दोस्त भी आपको देख रहा होगा। ऐसा ही होता है ना, अगर दो दोस्त आप लोग खड़े हो, मिरर सामने है, तो अगर मिरर में आप किसी भी पर्सन को देख रहे हो तो ऑब्वियस वो पर्सन भी आपको देख रहा होगा। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइट ऐसे आया तो ऐसे जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर मैं उल्टा करूंगा, उल्टा करूंगा मतलब अगर लाइट ऐसे गया तो कैसे जाएगा? वैसे ही जाएगा, यानी सेम पाथ को फॉलो करेगा ये। अगर ऐसे गया तो ऐसे आएगा, तो ऐसे जाएगा तो ऐसे आने वाला है। तो क्या बोलना चाहता हूं मैं? बोलना ये चाहता हूं कि अगर पैरेलल आया था तो फोकल लेंथ से पास किया, तो अगर फोकल लेंथ से कोई भी लाइट पास करे तो कहां से पास करेगा जरा बोलो, उसके बाद पैरेलल पास करेगा। तो कितनों को पॉइंट नंबर 2 भी समझ में आ गया? हैंड रेज करो, ये या सुनो में आंसर कर देना, तो मुझे समझ में आ रहा होता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस, ठीक है। तो ये समझ में आया कि यहाँ से पास करेगा फोकल से तो पैरेलल जाने वाला है। या फिर अगर दूसरे वाले में बात कर लूं, दूसरा वाला कौन सा है? ये वाला है, देख लो, ये हमारा फोकल लेंथ था। अगर रेज आया ऐसा तो फिर कैसे जाएगा? पैरेलल जाएगा। और कर देता हूं, ठीक है, नोट डाउन कर लेना पॉइंट नंबर 2, स्पेशल रेज का पॉइंट नंबर 2। ये है स्पेशल रेज। क्लियर हो चुका है स्पेशल रेज आप लोगों को? ठीक है, यस, ठीक है, सभी कहना है यस। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है। तो देखो आगे बढ़ता हूं मैं, ये रेज का टाइप्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, दो रेज हो गया। तीसरा की बात करता हूं मैं, देखो थर्ड। थर्ड कौन सा? तो थर्ड स्पेशल केस नहीं है बेसिकली, देखा जाए थर्ड केस को मैं स्पेशल केस नाम नहीं दूंगा। थर्ड केस स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि रेज स्पेशल है तो आंसर नहीं, रेज स्पेशल नहीं है। स्पेशल क्या है? आई इक्वल टू आर तो सभी जगह होता है, तो स्पेशलिटी क्या है इसमें? तो देखो जो थर्ड केस हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें स्पेशल यही है कि पॉइंट स्पेशल है। कौन से स्पेशल पॉइंट की बात की जा रही है यहाँ पर? वो स्पेशल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। पोल क्या होता है? सेंटर ऑफ ए मिरर, सेंटर ऑफ स्फीयर नहीं, उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला गया है। सेंटर ऑफ ए दिस मिरर इज नोन एज पोल। तो पोल की कहानी बहुत ही सिंपल सी है। क्या कहानी है?
कि अगर कोई रेज मान लो ऐसे आया थीटा एंगल पर, तो देखो इसका नॉर्मल तो यही रहेगा हमारा, तो ये जाएगा भी कैसा, थीटा से जाएगा, जो कि हर जगह हो रहा है। बस स्पेशल यही है इस केस में कि पॉइंट स्पेशल है हमारा। कौन सा पॉइंट है, पोल। या ऐसा देख लो, और बोल रहा हूं मैं, ये कुछ इस तरीके से हुआ, ये कुछ ऐसे आया, कितने एंगल पे आया, थीटा पे आया, तो यहाँ भी जाएगा कितने से, थीटा से जाएगा। ठीक है, तो बस इस 3 केस को दिमाग में रख लेना, काम हो जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, नोट डाउन कर लो इन तीनों को। थीटा से आया तो थीटा से गया, वो तो हर जगह होने वाला है, बस पॉइंट स्पेशल था इसलिए इसे दिखाया हम लोगों ने। तो क्या यहाँ तक समझ में आ चुका है आप लोगों को? क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो कोई एक रे डायग्राम बना के दिखाता हूँ, बोलो किसका बनाऊं मैं, कॉनकेव का बनाऊं क्या, ट्राई करोगे कॉनकेव का? तो देखो मैं कॉनकेव का बना के दिखाता हूँ, तरीका सीख लो, उसके बाद तो जितने टाइप्स ऑफ केसेस बना दो, सारे केस आप सॉल्व करने के लिए तैयार हो। ठीक है, ठीक है, कुछ क्या बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ सर, ठीक है, देखो ये हुआ ऐसा, ये रहा ऐसा। ठीक है, कहाँ रखूं, तो एक काम करता हूँ, इसे सी बोलता हूँ, इसे एफ बोलता हूँ, सी कहाँ पर होता है, आर पे होता है, कहीं भी रख देते हो ऑब्जेक्ट को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं काम करता हूँ, ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ कुछ यहाँ रख देता हूँ, देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, दिखाई दे रहा है ना ऑब्जेक्ट आप लोगों को, सभी को दिख रहा है? तो अब आपको पता है ऑब्जेक्ट के टिप का अगर मैं बना दूं, तो लोअर का तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहने वाला है, इसमें डाउट नहीं है, और बीच वाला तो अपने आप ही कवर हो जाता है। तो मुझे टिप का और ऊपर वाले पॉइंट का इमेज बनाना है डायरेक्टली। अब कितने रेज जा रहे हैं वहां से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज जा रहे हैं, लेकिन सीखा कितना हम लोगों ने, 3 केसेस सीखा है। कोई भी 3 उठा लेते हैं, 3 में से कोई भी 2 उठा लेते हैं। तो कौन सा उठाते हो, तो देखो मैं एक बोलूंगा कि अगर रेज गया पैरेलल, रेज गया पैरेलल, ये गया रेज गया पैरेलल, कहां से पास करेगा बोलो, पैरेलल जाता है, कहां से पास करता है, तो ये पास कर जाता है फोकस से, सही बनाया है ना, यहाँ पर देख लो, पैरेलल जाता है फोकस से पास करता है। दूसरा उठा लो, दूसरा कौन सा उठाऊं, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि नहीं ये फोकस से जाता है, अगर फोकस से जाता है तो कहां से पास करता है, जरा कमेंट करो, पैरेलल जाता है, सही बनाया है ना, पैरेलल जाता है, फोकस से आता है, फोकस से जाता है, पैरेलल जाता है, तो जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, तो वो हमारा हो गया इमेज का फॉर्मेशन, ये हो गया आई। क्या सभी को आई समझ में आया, कैसे रे डायग्राम बनाया जाता है? मैं याद नहीं करा रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ कि ऐसा होगा तो वहां बनेगा, ऐसा होगा तो वहां बनेगा। अगर एक बार आप इसे सीख जाओ, तो आपके लिए कोई भी केसेस सॉल्व करना, किसी भी तरीके का केसेस सॉल्व करना, इवन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, वो भी कोई मुश्किल टास्क नहीं रहने वाला है। ठीक है, कितनों को समझ में आ गया ये रे डायग्राम? हाँ, यस नो में आंसर करना, क्लियर है? समझ में नहीं आया सर, समझ में नहीं आया, देखो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इस तरीके से था, एक रेज गया पैरेलल, तो अभी भी हमने पढ़ा है कि अगर रेज जाएगा पैरेलल, अगर रेज जाएगा पैरेलल तो कैसा क्रॉस करता है, रेज गया पैरेलल, इसे पहले वाला केस देख लो, रेज गया पैरेलल पासिंग थ्रू फोकस, एक रेज समझ में आ गया आपको? इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर रेज फोकस से पास करता है, तो फिर पास करने के बाद कैसे जाता है, पैरेलल जाता है, पैरेलल था, फोकस से पास किया, फोकस से पास हुआ तो पैरेलल जाएगा, रिवर्सिबिलिटी, समझ में आ गया कि ये दोनों पॉइंट दो रे से ही मतलब है ना हमें। एंड लास्ट वाला भी पढ़ा है, लास्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं कि थीटा में आया होगा तो थीटा में गया होगा, पोल में। इस 3 को खाली समझ में आना हमें। तो अब मैंने क्या बोला कि इस टिप का अगर मैं इमेज बनाऊं, इस वाले टिप का, इस पॉइंट को ए बोलता हूं, इसे बी बोलता हूं, मुझे ए का इमेज बनाना है, तो यहां से एक रेज नहीं निकले होंगे, ए से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकले होंगे, थोड़ा साइड में बना देता हूँ, छोटा सा बना दे रहा हूँ आइडिया देने के लिए, बस ए से ऐसे निकला हुआ रेज दिख रहा है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रहा है ए से, ये इनफाइनाइट के लिए बनाएंगे क्या हम लोग, पता चला कि एक ही क्वेश्चन किया पूरे पेपर में आप लोगों ने। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं ए के बारे में, तो हम लोग ऑब्वियस बात इनफाइनाइट की वजह से तो बात नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट की वजह से बात करोगे, आज बैठे हो 50-12 गुजार दिया, तो ऑब्वियस बात हमें किसी 2 चाहिए होगा मिनिमम, अगर कोई 2 मिल जाए, हमें कोई भी 2 मिल जाए तो काम हो जाएगा हमारा, और हमने सीखा कितना है, 3। क्लियर है? तो अब देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि मैं बोलूंगा कि दोबारा बना देता हूँ, ठीक है, अगर कंफ्यूजन है दोबारा बना देता हूँ, पूरा इमेज क्लियर ऑल कर देता हूँ, कोई बात। ठीक है, तो देखो
अब अगर मैं बोलूंगा कि ये हमारे सामने कॉनकेव मिरर है, रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ रटना नहीं है, हाँ लेकिन प्रैक्टिस होने के साथ साथ सब कुछ याद हो जाए तो बुराई भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि ये सी है हमारा, ये हमारा एफ है, मैंने अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया। क्लियर चुका है ऑब्जेक्ट को रखना। अब मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट मान लेता हूँ कि बी है, ये पॉइंट ए है, बी तो यही रहने वाला है। ए पॉइंट की बात करूंगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक पॉइंट नहीं है, ये कई सारे पॉइंट से मिलकर बना है। जैसे स्पेन की बात करूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, यहाँ 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 से लेकर एंड तक चले जाओ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है यहाँ पर। तो मैं अगर टॉप पॉइंट को बना दूं तो समझ लो कि मेरा पूरा का पूरा सबका बन जाएगा। तो मैं ए से बात करूंगा तो ए से क्या होने वाला है, तो ए से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलने वाला है, लेकिन मुझे किसी दो से मतलब है। अब कौन सा दो, तो तुमने तीन तीन सीखा है। तो पहला वाला क्या, फिर से बोलना, रेज गया पैरेलल, कहां से पास करेगा, आंसर करो तो मैं लिखूंगा आगे। रेज गया पैरेलल, बोलो कहां से पास करेगा पैरेलल जाने के बाद, फोकस, बहुत बढ़िया। रेज गया पैरेलल तो पास करेगा ये फोकस से, ठीक है। दूसरा, रेज गया फोकस से, ये इंसिडेंट रे बनाया मैंने, रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करेगा, आंसर करो। हाँ बोल भी दो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे कहां से करेगा, पैरेलल था फोकस से, फोकस से तो फिर पैरेलल, बहुत बढ़िया। तो देखो ये हमारा दोनों का दोनों इंटरसेक्शन हुआ, तो मैं बोलूंगा ये हमारा इमेज हो गया। ये हो गया ए डैश, बोलता हूँ इससे, ए डैश मतलब ए का इमेज, ये बी का इमेज को मैं काम करता हूँ बी डैश बोल देता हूँ। नाम है, अपने नाम पर रख लो, फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया क्या, क्लियर है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर दो ने हमको तीन सिखा था, तीसरा भी अप्लाई कर दो, कर देता हूँ। देखो यहां से गया ये थीटा एंगल, तो यहां से भी कितने में जाने वाला है, देखो थोड़ा सा पता है कि एक ही जगह से पास करने वाला है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर ये थीटा से गया तो ये भी यहाँ से पास करेगा, कितने से करेगा, थीटा से करेगा। तो अगर तीन भी पकड़ लो तो कोई बुराई नहीं, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए होते हैं, फिर से पूछ रहा हूँ, मिनिमम दो चाहिए होते हैं। लेकिन क्या दो मिलके बना रहे हैं, तो आंसर है नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज मिलके बना रहे हैं। तो क्या इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया आप लोगों को कैसे किया जाता है। आपको इंसिडेंट दिखाना है तो उसका रिफ्लेक्टेड दिखा देना, जहां भी इंटरसेक्शन के है उससे हम लोग बोलेंगे कि हाँ सर ये हमारा इमेज हो रहा है। तो ये क्या क्लियर हो चुका है, तो थोड़ा सा लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, बात करूं उसके बारे में, ठीक है, समझ में आ चुका है। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है, इमेज बन रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पर इमेज का कुछ डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, तो आंसर है हाँ। क्या ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है। ऑब्वियसली एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। तो क्या यहाँ पर भी कोई रिलेशन है क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच का रिलेशन, तो बिल्कुल है। अगर इस दो फॉर्मूले को देख लो तो कहीं मुझे नहीं लगता है कहीं पर भी आपको मिरर में किसी तरीके का प्रॉब्लम होगा अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। बस उसे अप्लाई कैसे करना उसे सीखो। लोग क्या करते हैं ना, फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं लेकिन अप्लाई करना नहीं सीखते, कैसे करना होता है अप्लाई। जैसे मैं बताता हूँ, तो एक मिरर फॉर्मूला, लास्ट टॉपिक है, देख लो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, f इज अ फोकल लेंथ। अब 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो v क्या है, तो v को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है, इमेज डिस्टेंस। u को हम लोग क्या बोलेंगे, तो u को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f को क्या बोलेंगे, तो f को पता है आपको, f को बोलने वाले हैं फोकल लेंथ, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। एक फॉर्मूला तो मैं आपको दे रहा हूँ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, एंड सेकेंड फॉर्मूला जो मैं दे रहा हूँ आपको वो है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये हाइट का रिलेशन है, दैट इज इक्वल टू माइनस v/u, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखो, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद 2-3 मिनट का खेल है, एक बार सीख जाओ, हमेशा काम आएगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v/u। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पुट एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब v u f जो भी है, पुट एवरीथिंग अलोंग विथ साइन एंड आंसर कम्स विथ साइन। यानी अगर आप साइन के साथ रखोगे तो आंसर भी साइन के साथ आएगा। अब आप बोलोगे सर कौन सी साइन की बात हो रही है यहाँ पर, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, तो बस यही सिखा रहा हूं मैं। पहली बात तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दूसरा बात आपको पता होना चाहिए
कि कैसा कन्वेंशन यूज करेंगे, कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो कैसे डिसाइड करें सर? तो देखो इसका तरीका बहुत सिंपल सा है कि अब आपको पता है, कोई पुराने वाले एग्जांपल को लेता हूं जो भी जस्ट सॉल्व किया था। ये हमारा पॉइंट ए है, तो सबसे पहले इस पोल को हम लोग मान लेंगे एज अ ओरिजिन। सभी को समझ में आ गया? यानी जीरो की तरह मान लेंगे, इसे ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे पोल को। अगर पोल को ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे तो अब आप देखो कि ये मिरर हो गया, ये पोल हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो रेज का डायरेक्शन, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसा हो रहा है? तो इंसिडेंट रे ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, मतलब किस साइड से किस साइड? लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? आंसर करो। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, आंसर करो। इंसिडेंट रे कैसे जा रहा होगा? लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। बहुत अच्छा। तो जब इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जा रहा होगा तो मैं बोलूंगा जिस डायरेक्शन में रे जा रहा है उसे मैं बोलूंगा पॉजिटिव, और जिस तरफ से आ रहा है उसे मैं क्या बोलूंगा? नेगेटिव। यानी राइट डायरेक्शन को हम लोग क्या असाइन करेंगे? पॉजिटिव असाइन करेंगे। और लेफ्ट डायरेक्शन क्या असाइन करेंगे? जरा कमेंट करो। नेगेटिव असाइन करेंगे। क्या सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? जिधर से आ रहा है रेज नेगेटिव, जिधर जा रहा है उधर पॉजिटिव। यस सर, क्लियर हो गया? तो अब जैसे कि मान लो इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से u का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सोचो कौन से साइड लाइक कर रहा है ऑब्जेक्ट? पॉजिटिव साइड लाइक कर रहा है नेगेटिव साइड लाइक कर रहा है? आंसर करो। हाँ हाँ बोलो, किधर लाइक कर रहा है ऑब्जेक्ट? नेगेटिव साइड लाइक कर रहा है, लेफ्ट साइड लाइक कर रहा है। तो यहाँ u का वैल्यू, इस क्वेश्चन के हिसाब से u का वैल्यू क्या रखने वाले हो? नेगेटिव रखने वाले हो। समझ में आ गया? अब फोकल लेंथ कैसे बोलेंगे? वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो अगर मैं मिरर को रखूंगा ऐसा, तो आप सोचो इसका सेंटर किधर लाई कर रहा होगा? सेंटर यहाँ लाई कर रहा होगा। सेंटर किधर लाई कर रहा है? नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में? तो आंसर है नेगेटिव साइड में लाई कर रहा है। तो अगर नेगेटिव साइड में लाई कर रहा है तो इसका भी फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा? इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था। तो क्या साइन कन्वेंशन क्लियर हो चुका है आप लोगों को कैसे यूज करना है? अब आप v निकालोगे। मान लो v का वैल्यू आ गया समथिंग -20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स क्या हुआ कि v भी इसी तरफ कहीं ना कहीं बन रहा होगा। क्लियर हो चुका है? लेकिन v का बनना, अब वो ये तो नहीं पता चल रहा है ना कि ऊपर बन रहा है कि नीचे बन रहा है, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो है सेकेंड फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड फॉर्मूला में यही है कि अगर आप ऊपर की ओर देखोगे तो ये हो गया पॉजिटिव और नीचे की ओर हो गया नेगेटिव। यानी अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, बिलो इज नेगेटिव। यानी इस केस क्वेश्चन में बात करूंगा, ये हाइट ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑब्जेक्ट को कैसे रखने वाले हो? प्लस या माइनस? प्लस रखने वाले हो। हाँ सर, एफ कहाँ है? एफ जो फोकल लेंथ, देखो एफ कहाँ है? सी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, दिख गया ना? हाफ होता है। क्लियर हो चुका है? ये एफ है हमारा, देखो ये वाला एफ है। ओके ठीक है, तो यही हमारा है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बेसिक। तो अब आपको क्या करना है? अभी सीख लिया आप लोगों ने, तो जाना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ध्यान रखना। कोई ईयर नहीं है जहाँ 3 से 4 क्वेश्चन नहीं आते इसमें, ना मेंस की बात करो, नीट की बात करो, एडवांस की बात करो, तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो प्रैक्टिस अच्छा रखो आप लोग ऑप्टिक्स का, ठीक है? तो अच्छे से तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, जो भी सीखा उसे, सब कुछ अच्छा ही रहेगा तैयारी इसके आगे आप लोग को। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आगे कभी बात कर रहे होंगे, कंटिन्यू कर रहे होंगे सिलेबस को। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों से। फिलहाल जा सकते हैं आप लोग।